कविता मुंबई के इस 8वें अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रशांत जैन इस कार्यक्रम के संचालक की भूमिका में हूं। हमारे आज के जो मेहमान हैं, सबसे पहले मैं उनसे परिचय करा दूं। कविता पाठ के लिए आज आमंत्रित हैं आदरणीय प्रज्ञा रावत जी भोपाल से और आदरणीय शरद कोकास जी दुर्ग से। नमस्कार। और वक्तव्य के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय अरविंद त्रिपाठी जी, जो कि एक प्रतिष्ठित आलोचक हैं। आप गोरखपुर से हैं। और ये जो कविता मुंबई चैनल है, जो कि अभी कुछ समय पहले शुरू हुआ है, इसके संयोजक के तौर पर हृदयेश मयंक जी हैं और डॉक्टर हुबनाथ पांडे जी हैं। उनकी तरफ से भी मैं आप लोगों का स्वागत कर दूं। सबसे पहले मैं कविता पाठ के लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय प्रज्ञा रावत जी को। मैं उनका परिचय दे दूं। आपका जन्म 2 दिसंबर का है, झांसी उत्तर प्रदेश। आपकी शिक्षा सरोजिनी नायडू कन्या महाविद्यालय बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में जो है भोपाल में, वहां से आपने अंग्रेजी में एमए और पीएचडी किया है। और आप भोपाल के ही एक कॉलेज में प्रोफेसर रही हैं। आपका कविता संग्रह जो नदी होती 2012 में प्रकाशित हुआ और संपादन भी आपने एक पुस्तक का किया है, यह महज कोरा कागज नहीं। ये प्रतिष्ठित कवि भगवत रावत जी की कविताओं का संकलन है जो आपने संपादित किया है, बोधि प्रकाशन से आया है। और राग भोपाली एक शैलेंद्र शैली जी के संपादन में एक विशेषांक प्रकाशित हुआ है। राग भोपाली एक पत्रिका है जो भोपाल से निकलती है और वो प्रज्ञा रावत जी को समर्पित है। उसका अंक मेरे पास है, मैंने देखा है। और इसका नाम है प्रज्ञा रावत जिजीविषा की कविता। अब बहुत महत्वपूर्ण सामग्री इसमें है। आप लिखती हैं कि भोपाल में ही ज्यादातर आप रहीं, बीच में कुछ समय के लिए जब फादर मैसूर में रहे तो वहाँ कुछ साल आप रहीं, और तब आपने जो है कन्नड़ भाषा भी सीखी और एक नई संस्कृति से आपका साक्षात्कार हुआ। जो सम्मान आपको मिले हैं, साहित्य सुरभि अलंकरण, वागीश्वरी सम्मान, ये जो मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का सम्मान है, जो नदी होती संग्रह के लिए आपको मिला। डॉक्टर सुषमा तिवारी सम्मान आपको मिला दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय का। मुक्ति चक्र केदारनाथ अग्रवाल सम्मान आपको दिया गया, जो कि बांदा की संस्था प्रदान करती है। साहित्य के अलावा संगीत में भी आपकी काफी पैठ रही है, आपने सीखा भी है और पूरा पैशन भी है आपका संगीत के प्रति जो है। ब कारंत जो कि एक मशहूर नाटककार थे, थिएटर डायरेक्टर थे, उनके एक नाटक में आपने गाया भी है। और देश की पहली संस्कृत फिल्म जो आदि शंकराचार्य नाम से आई थी, उसमें सह गायन में आप शामिल थी। और नीलम मानसिंह के निर्देशन में जसमा ओढ़न में गायन आपने किया। तो एक तरह से जैसे कि हम जानते हैं कि आपके पिता जो हैं आदरणीय भगवत रावत जी, विभिन्न कलाओं में और संस्कृति में उनकी काफी पैठ रही है। और ये हम जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी बेटियों को संस्कारित किया। तो आपके व्यक्तित्व में भी वो सारी चीजें दिखती हैं। लेकिन कविता लिखना आपने प्रज्ञा जी बहुत देर से शुरू किया, 40 साल की उम्र में आपने शुरू किया। तो इतना ये कैसे हो गया? जनरली 8th 9th क्लास में शुरुआत हो जाती है। नमस्कार। प्रज्ञा जवाब दो। हाँ, तो पहले तो मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसके तहे दिल से शुक्रिया प्रशांत जी और रूपनाथ जी का, मयंक जी का, यहाँ बैठे अरविंद जी का, शरद भैया, भास्कर और तमाम जितने लोग यहाँ देख रहे हैं, उन सबका मैं स्वागत भी करती हूँ और सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं मेरी कविताओं को सुनने के लिए। अब ये नहीं कह सकते, आपने जो बात कही कि विधिवत लिखना तो तभी शुरू किया, लेकिन पीछे कहीं तो वो चलती हैं। ये कविता की प्रक्रिया बड़ी अजीब सी होती है, हर व्यक्ति की अलग।
हर संसार में हर व्यक्ति अलग तरह का कवि होता है जो कवि है, तो उसकी रचना प्रक्रिया भी बहुत अलग होती है। विधिवत मैंने 40 साल की उम्र में लिखना शुरू किया और तभी भी तभी, उसके पहले कभी कोई कविता मैंने छपवाई नहीं थी। अंदर कोई ऐसा भान नहीं था कि मैं कविता लिख सकती हूँ। मैं हमेशा से एक अच्छी दर्शक थी, अंग्रेजी की प्रोफेसर थी और खाना बनाने में सिद्धहस्त माहिर थी, घर संभालती थी, बहनों को संभालती थी। तो दिमाग में ऐसी कोई बात कभी थी ही नहीं कि शायद ये जो कविताएं मैंने छोटी कविता जो है कागज पे ही हो, कोई जरूरी नहीं है। कविता हमारे व्यक्तित्व में होती है, हमारे अवचेतन में होती है और सही वक्त आने पर वो कागज पे उतरती है। तो सही है। कुछ लिखी हुई थी और कुछ बाद में आई, तो बाद में एक वो सिलसिला बना 40 के बाद कि मैंने फिर वो छपी भी पहली कविता शायद रसोई थी। जिस पत्रिका की मैं बात कर रहा हूँ राग भोपाली की, तो उसमें केली जी जो उसका संपादक है उन्होंने लिखा है जी काफी संघर्ष रहे आपके जीवन में और जिजीविषा ने आपकी कविता को जिंदा रखा और कविता ने आपकी जिजीविषा को जिंदा रखा। ये बात मुझे मैंने देखी उसमें कि जिजीविषा एक मनुष्य जीवन का एक बहुत जरूरी मूल्य है। और फिर सुधा अरोड़ा जी का आर्टिकल है उसमें जिसमें उन्होंने लिखा है कि आपकी कविता बीज मंत्र को उन्होंने अपने पहले संग्रह में लिया है, बल्कि समर्पित किया है आपकी उस कविता को और आपको। जी बीज मंत्र कविता अगर आपके पास हो तो जरूर सुनाइएगा। हाँ। और ये जो सुधा जी का संग्रह है उसका नाम है एक औरत की नोटबुक। जी ये संग्रह आपने आपकी उस कविता को समर्पित किया है। तो प्रज्ञा जी वो कविता पाठ शुरू करें। ठीक है, आप सबके अनुमति से मैं कविता पाठ शुरू कर देती हूँ। तो पहली कविता मैं सोचती हूँ बीज मंत्र सुनाऊंगी, जो सुधा दी की बहुत पसंद की कविता भी है। और मैंने उनको भी इनवाइट तो किया है, अगर उनको समय होगा तो हो सकता है ज्वाइन करेंगे। बीज मंत्र जो कविता है, अच्छा पहले इसके पहले सबसे पहले आज मेरी बहुत पसंदीदा रचनाकार है अरुंधति रॉय का जन्मदिन है, तो उनको भी की है। तो मैं इस माध्यम से अरुंधति रॉय को भी अपनी अभिवादन भेज रही हूँ। खैर बीज मंत्र जो कविता है उसको पढ़ती हूँ, उससे शुरुआत करती हूँ। तेज करिए। जितना सताओगे उतना उठूंगी, जितना सताओगे उतना उठूंगी, जितना दबाओगे उतना बोलना होगा तो जितना बंद करोगे उतना गाऊंगी, जितना जलाओगे फैलूंगी, जितना सताओगे उतना उठूंगी, जितना दबाओगे उतना उगूंगी, जितना बंद करोगे उतना गाऊंगी, जितना जलाओगे फैलूंगी, जितना बांधोगे उतना बहूंगी, जितना अपमान करोगे उतनी निडर हो जाऊंगी, जितना प्रेम करोगे उतनी निखर जाऊंगी। बहुत सुंदर। इसके बाद मैं एक कविता आपको सुनाती हूँ। मेरा जो कविता संग्रह है जो नदी हो, तो उसमें से सुंदर दृश्य कविता है। सुंदर दृश्य। स्वागत। सिर पर तगाड़ी रखे उस स्त्री की चाल में एक जबरदस्त लय है। वाह। सिर पर तगाड़ी रखे उस स्त्री की चाल में एक जबरदस्त लय है, जो चिलचिलाते सूरज की धूप के आगोश में लगातार आलाप की तरह बज रही है। उसकी मांसल सुंदर देह के आरोह अवरोह को साधे, उसकी मांसल सुंदर देह के आरोह अवरोह को साधे, बोझ उठाते ही खनकते हैं उसके अंग अंग। उसके कैटवॉक के लिए न कोई रैंप है न कोई दर्शक दीर्घा, उसके कैटवॉक के लिए न कोई रैंप है न कोई दर्शक दीर्घा। वह तो ईंटों के ढेर के पास सोए अपने दूध मुहे बच्चे की तान से तान मिलाती पैदा कर रही है अपने पसीने से, धमनियों में भरा अपने नन्हे की भूख और अपने पुरुष के प्रेम की खातिर। मुझे बीज बोती स्त्रियां
और हल चलाते पुरुषों वाले दृश्य ही सबसे सुंदर क्यों लगते हैं। वाह, बहुत सुंदर। भला इनसे प्रेम करने से खुद को कैसे रोक सकती है। क्या बात। बहुत अच्छे। इसके बाद में जो कविता है, एक का हम लॉकडाउन के वक्त घर जाना है, एक का वो बन गया था, एक संसार का एक बहुत बड़ा रूपक बन गया था, घर जाना है। जी जी। तमाम जगहों में वो बातें चलती थी कि मजदूर अपने अपने घर जा रहे हैं। उस दौरान मैंने एक कविता लिखी थी, घर जाना है, धरती के इस छोर से उस छोर तक फिर शुरू कर दिया है चलना। धरती के इस छोर से उस छोर तक फिर शुरू कर दिया है चलना। सभ्यताओं के विकसित जंगल से बाहर हाके जा रहे ये चींटियों के झुंड नहीं, इंसानों के हुजूम हैं, जिन्हें बहुत बढ़िया। भाषा में कामगार माना जाता है। धरती के इस छोर से फिर शुरू कर दिया है चलना। सभ्यताओं के विकसित जंगल से बाहर हाके जा रहे ये चींटियों के हुजूम नहीं, सॉरी, इंसानों के हुजूम हैं, जिन्हें शब्द भाषा में कामगार माना जाता है। इन्हें घर जाना है, जिनके पास नहीं इस छोर से उस छोर तक कोई घर, उन्हें घर जाना है। जो पोटलियों में पैदा होते गए जनानी के बच्चे से आदम का जवान तक, जो दफन करते गए दादी नानी की पीढ़ियों के सेन में, उन्हें घर जाना है। जो 99 से 199, माफ करें 999 के रंगीन कांचों के जश्न में सराबोर मॉल के तिलस्म को ताजमहल की हुनरमंदी सा हमारे लिए तराशते रहे, सदियों से ताकते रहे हर शहर की तीसरी सड़क से उस हुजूम को घर जाना। इन दिनों जबकि हमें अपने घर अधिक अच्छे लगने लगे हैं, संसार भर में पृथ्वी पर तारी इंसानों की मृत्यु का दर्दनाक खौफ छाया है, तब ये हुजूम बेदखली का फरमान अपने सीने पर उठाए क्यों निकल पड़े हैं तपिश में। जिनका नहीं कोई घर, तो फिर उन्हें घर को क्यों जाना है। जिनका नहीं कोई घर, तो फिर उन्हें घर क्यों जाना है। क्या उन्हें अपने आदम गांव की हवा पर है भरोसा, या आसमान के आसपास पहुंचना चाहते हैं, जिसकी तनी अरगनी पर फचीटे हुए कपड़े सा टांग देंगे अपने लुटे हुए जिस्मों को। ये उनके घर पहुंचने की मुहिम का आखिरी मंजर होगा। बहुत खूब, बहुत मार्मिक। क्यों? वो घर जाने के अद्भुत दृश्य जो हैं हम जीवन भर नहीं भूलेंगे, जब हजारों लोग सड़क पर चले जा रहे थे पैदल। अच्छा, एक अलग कविता है, इसका सपना, इसका शीर्षक है आग और सपना। ये दो लिखी थी, इनमें से मैं एक सुना रही हूँ। और एक तरह से ये बिरजू महाराज को ही समर्पित मान सकती हूँ, सबको समर्पित है, संगीत के जो भी लोग हैं। इसका शीर्षक है आग और सपना। काफी पुरानी है। क्या करूं इस सपने का, क्या करूं इस सपने का, जिसमें आंख बंद करते ही अवतरित होते हैं बिरजू महाराज। अपनी पकी उम्र में पान का बीड़ा दबाए, तीखी मुस्कुराहट और तिरछी आंखों के साथ वो चक्करदार परण करते हुए नाचते चले जाते हैं। सहसा हथेली के बिनौले से छूटकर हवा में तैरती रुई की मानंद होते हैं गुदई महाराज। उंगलियों की फिर कनी को घुमाते, कब्जे में करते समय की ताल और लय की तरंगों को। आकर धीरे से तान मिलाती हैं बेगम अख्तर, आकर
धीरे से तानपुरा में लाती हैं बेगम अख्तर, अपने अंदर समाए जैसे सारे समुद्र का पानी। बेसुध होकर गाती हैं, कुछ तो दुनिया की इनायत ने दिल तोड़ दिया। हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब। आई बरसात, तो बरसात ने बरसात में दिल तोड़ दिया। वाह, बहुत बहुत अच्छा प्रयोग है। बहुत शानदार। इन सब वानगियों को अपनी शहनाई की मिश्री में घोलकर नाश्ती आंखों से जब अटखीर लिया करते हैं खां साहब। इन सब वानगियों को अपनी शहनाई की मिश्री में घोलकर नाश्ती आंखों से जब अटखीर लिया करते हैं खां साहब, तो बिस्मिल्लाह होता है समय का पहिया। मैं ढूंढती हूँ इस सबको, मैं ढूंढती हूँ इस सबको कह पाने के लिए, और इशारा कर और महसूस करती हूँ एक उंगली की छुअन। महसूस करती हूँ एक उंगली की छुअन जो इशारा कर रही है चारों तरफ फैल रही अमानवीयता की तरफ। उस उंगली की छुअन और वो स्पर्श जो मेरे माथे पर अपनी हथेली से मुझे आश्चर्य रहा है। पहचान जाती हूँ उसे भी, पहचान जाती हूँ पिता की जली हथेली, पहचान जाती हूँ पिता की जली हथेली, वो हथेली जिसने कैसे कैसे हाथ में आग थाम कर अपने आसपास को सलीकेदार बनाया, हमें सलीका सिखाया, इस सपने को देख पाने का हुनर बताया, हमें हुनरमंद बनाया। पिता तुम्हें बारंबार सलाम, सलाम पिता तुम्हें। बहुत खूब, बहुत खूब। है और दूसरा भी वैसा ही है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक मैंने सुनाऊंगी। अब एक कविता है रूपरंग। जी। आखिर में तो प्रेम ही बचाएगा इस दुनिया को अवसाद से। आखिर में तो प्रेम ही बचाएगा इस दुनिया को अवसाद से। इसके बीच खुद ब खुद गिरकर फैलते हैं पेड़ों से, इसके बीच खुद ब खुद गिरकर फैलते हैं पेड़ों से, फलों से लेते हैं जीवन का रूप रंग। एक पानी में छलांग लगाते आदमी को दूसरा दौड़कर जो खींच लेता है तरफ। एक पानी में छलांग लगाते आदमी को दूसरा दौड़कर जो खींचता है मैदान की तरफ। मरते हुए पौधे को पिलाता है पानी, बचाता है फूल बीज। ये जीवन का बचना ही प्रेम का बचना, ये जीवन का बचना ही प्रेम का बचना हुआ। तुम देखना दुश्मनी खुद के बोझ से विलुप्त हो जाएगी एक दिन। बहुत सुंदर। एक कविता है सुबह सवेरे। स्वागत। दुनिया के फेफड़े में आग लगी है, दुनिया के फेफड़े में आग लगी है, अमेजन की जंगल में 2 हफ्ते से नहीं बुझी है आग। दुनिया के फेफड़े में आग लगी है, अमेजन के जंगल में 2 हफ्ते से नहीं बुझी है आग। आसमान काला हो रहा है संसार का, शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है, बाजार एक ही दिन में काफी डूब गया है। पृथ्वी के हर भाग पर मची है मारकाट, पढ़ते हुए ये समाचार सोच रहा है कवि मन, पढ़ते हुए ये समाचार सोच रहा है कवि मन कि इस खौफ में क्या सीख दूं बच्चों को, कि देखे चांद की तरफ और मनाए खुशी मंगल चंद्रयान के आनंद की। इस बीच अपने भीतर तेज सरसराहट महसूस करते हैं, इस बीच अपने भीतर तेज सरसराहट महसूस करती हूँ कि धीरे धीरे सारे बच्चे दुबक गए हैं मेरे आंचल में। इकट्ठा होने लगते हैं बच्चों के चेहरे, सोमालिया, अल सल्वाडोर, क्यूबा के बच्चे, पेरू के बच्चे, वियतनाम के बच्चे, कोरिया कंबोडिया के बच्चे, इजराइल और फलस्तीन के बच्चे, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक और के बच्चे।
मैं पनाह देती हूँ अपने जिस्म के भीतर इन्हें, मैं पनाह देती हूँ अपने जिस्म के भीतर इन्हें, जोर जोर से चीख रही होती हूँ, मेरे हाथ से छूटकर चकनाचूर हो गया है फर्श पर चाय का कप, और ये बिल्कुल सुबह का समय है संसार भर के मित्रों। बहुत सुंदर। अब एक छोटे छोटे 2-3 कविताएं हैं। एक है का अंगार। वो मिट्टी थी, वो मिट्टी थी, जन्म जन्मांतर से मिट्टी के कण कण में समाहित, उसका वजूद बनना मिलना था। वो मिट्टी थी जन्म जन्मांतर से, वो मिट्टी थी जन्म जन्मांतर से मिट्टी के कण कण में समाहित, उसका वजूद बनना मिलना था। कभी सांचा में ढली गई बर्तनों के, कभी स्त्री, कभी बहुत रूप में थी वो मिट्टी के, वो जीवन में भी और मृत्यु में मिट्टी की। वो कोयले के जलते अंगारों के शब्द की पीठ पर बना शब्द थी। वाह वाह। वो अंगारों के शब्द की पीठ पर शब्द थी, वो कोयले के जलते अंगारों के शब्द की पीठ पर बना शब्द थी। बहुत मुश्किल होता था उसका बुझना। एक कविता है जो गोवा के तट पर लिखी थी जब मैं 60 वर्ष की हुई थी। के साथ बैठी थी, वही बैठे बैठे लिख दी थी, जो थी वो यही थी। इसका शीर्षक मैंने दिया था प्रतिरोध। प्रतिरोध। कुछ बरामदे नहीं होते तो आखिर आदमी अपने दुख कहाँ उतारता। कुछ बरामदे नहीं होते तो आदमी आखिर अपने दुख कहाँ उतारता। कुछ बरामदे तो सबके दुख उतारने के लिए ही बने थे आखिर। बरामदे खाली हुए तो दुख छिप गए, बरामदे खाली हुए तो दुख छिप गए, टूटी दराचें भर भर गई। वो उठी उसने उतारी अपनी खेप, वो उठी उसने उतारी अपनी खेप, तोड़ी आखिरी मीठी मीठी नीम के पत्तों की तड़क, समुद्र की उठती लहरों की तरफ। सूरज चंद्रमा को नहीं, सूरज और चंद्रमा को नहीं, समुद्र की खूबसूरत लहरों को दिया अर्घ्य। अब वो एक खूबसूरत मरमेड थी, बहुत ऊंची उठती लहर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बढ़िया बढ़िया। चलो समय हो तो एक आध दो कविता पढ़ूं, नहीं तो बंद करूं जैसा आप कहें। जी एक छोटी सी सुना दीजिए, समय तो हो गया है, एक सुना दीजिए। ठीक, एक आखिरी कविता जी। इसका शीर्षक है अमर प्रेम। उन 15 वर्षों में जो गुजारे तुमने हमने साथ, उन 15 वर्षों में जो गुजारे तुमने हमने साथ, नहीं देखी साथ अकेले कोई फिल्म तक, फिर भी हमने उसे प्रेम ही माना। उन 15 वर्षों में जो गुजारे साथ, नहीं देखी साथ अकेले फिल्म तक। देखिए नहीं ठीक है, इसी अरविंद जी माइक म्यूट कर रहे हैं प्लीज। फिर भी हमने उसे, मैं फिर से शुरू करूं। उन 15 वर्षों में जो गुजारे तुमने हमने साथ, नहीं देखी साथ अकेले कोई फिल्म तक, फिर भी हमने उसे प्रेम ही माना। फिर भी जो बहुत कुछ जो होना था शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, उसके लिए ये प्रेम का पूरा गोलार्ध था। वो शहर के सबसे डरे उजाड़ सड़कों पर बिना स्टेपनी के स्कूटर, टूटे स्कूटर को घसीटते रहे एक साथ बरसों,
उसके लिए यही जीवन के सबसे सुंदर रास्ते थे। जो मान लिया था उसने पहली मुलाकात में उधार 100 का नोट, और वो इस बात पर ही हो गई थी निहाल। उसके लिए ये अमर प्रेम था। चुपचाप सकुचाते हुए सोचती थी मन ही मन, एक दिन ले जाएगी तुम्हें सबसे दूर। चुपचाप सकुचाते हुए सोचती थी मन ही मन, एक दिन ले जाएगी तुम्हें सबसे दूर, किसी सुंदर गहरी चांदनी रात में, और हमेशा की तरह जला देगी एक सिगरेट। कश खींचने के बाद उसकी राख झटकने के लिए जब थमाओगे उसे, वो धीमे से तुम्हारे कंधे पर ढुलका देगी सारा बोझ। पर तुम तो अचानक बिल्कुल बिना बताए चुपचाप उठकर चल दिए। इतने बेईमान कब थे तुम? शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सशक्त और मार्मिक कविताएं रही आपकी, और अलग अलग रंग इसमें दिखे। मैं जिक्र करना चाहूंगा आपकी उस कविता का जिसमें अमेजन की आग का आपने जिक्र किया है। पर्यावरण के प्रति चिंता आपकी कविताओं में झलकती है। मनुष्य प्रेम के बिना जी नहीं सकता, ये आपने बताया। हम संबंधों में जीते हैं, संबंधों में निहित मूल्यों की पहचान बहुत जरूरी है जिससे हम उनका निर्वाह कर सकें। और मनुष्य संबंधों का निर्वाह करे या ना करे, लेकिन सच्चाई यह है कि हम संबंधों के बिना जी ही नहीं सकते। पिता पर आपने कविता सुनाई, ऐसी एक कविता थी। और आप क्योंकि संगीत का आपको शौक रहा है, बल्कि कविता की तरह संगीत के प्रति भी आप उतनी ही पैशनेट रही हैं, तो इन कविताओं में मैं एक अंतरधारा संगीत की भी देखता। बहुत बहुत बधाई आदरणीय प्रज्ञा रावत जी इस शानदार कविता पाठ के लिए। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे आज के दूसरे कवि आदरणीय शरद कोकास जी को। लेकिन इसके पहले मैं अपने कुछ मेहमानों का स्वागत करना चाहूंगा जो हमारे बीच मौजूद हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में कविता सुनने लोग आए हैं। जस्ट मिनट, मैं जरा लिस्ट देख लूं। हाँ, ये 1 मिनट। भास्कर चौधरी जी जो हैं छत्तीसगढ़ के एक प्रतिष्ठित कवि हैं। छत्तीसगढ़ के, मेरा मतलब हिंदी के एक प्रतिष्ठित कवि हैं, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। रीजनल कवि जैसी कोई बात नहीं है। तो भास्कर चौधरी जी हमारे बीच शुरू से ही उपस्थित हैं और उनका स्वागत है। इसके अलावा अनीता भट्ट जी हैं, अमिता मिश्रा जी हैं, और गुलाल सलील मल्हार जी तो प्रज्ञा जी के बेटे हैं। रजनीश पांडे हैं, श्रुतधर मीत। तो इस तरह से बहुत से मेहमान आज हमारे बीच हैं। लाल बेटा है मेरा छोटा। जी जी, वो लगा दोनों के नाम में सलील है तो मुझे लगा। हाँ। हर के बारे में मुझे पता था, इसलिए मैंने कहा। ठीक है, आप सबका स्वागत एक बार फिर। अब मैं आदरणीय शरद कोकास जी का परिचय दे दूं। 30 सितंबर आपकी जन्म तिथि है। बैतूल में आपका मध्य प्रदेश में जन्म हुआ, और आपकी पढ़ाई लिखाई जो है शुरुआती महाराष्ट्र के भंडारा नामक जिले में हुई, और रीजनल कॉलेज भोपाल श्यामला हिल्स में है। बड़ी खूबसूरत वादियां हैं, भोपाल भी एक तरह से हिल स्टेशन है, वहाँ पे आपका कैंपस था। और आदरणीय भगवत रावत जी वहीं पे प्रोफेसर थे, हालांकि आप उनके विद्यार्थी नहीं थे, लेकिन उनका सानिध्य आपको वहाँ मिला। आपने वहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, इसमें आपने MA किया, और दंगवाड़ा में उत्खनन कार्य किया। अब ये दंगवाड़ा थोड़ा आप बताइएगा परिचय के बाद में। इस साइड ये कहाँ, ये साइट है, और आपका सब्जेक्ट क्या था वहाँ पे। आपके जो कविता संग्रह हैं, गुनगुनी धूप में बैठकर और हमसे तो बेहतर है रंग, लंबी कविताओं के लिए आप प्रसिद्ध हैं, और आपकी लंबी कविता को पर्याप्त पहचान और एप्रिसिएशन मिला आदरणीय ज्ञान रंजन जी से, जो कि पहल के संपादक थे। पुरातत्ववेत्ता आपकी लंबी कविता 2005 में प्रकाशित हुई, जिसे पहल ने एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया, और ये देश भर में चर्चित कविता रही। और एक और इंटरेस्टिंग और उल्लेखनीय बात यह है कि मुंबई में एक प्रोफेसर रही डॉक्टर विजया, जो कि आपको नहीं जानती थी, लेकिन आपकी कविता जब उन्हें मिली पुरातत्ववेत्ता, तो उन्होंने उस पर पूरी किताब लिख डाली। ये समीक्षा ग्रंथ उन्होंने लिख डाला,
जो कि 2011 में प्रकाशित हुआ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुंबई यूनिवर्सिटी में उसका लोकार्पण हुआ। डॉक्टर हुबनाथ पांडे जी वहाँ मौजूद थे। आज किसी वजह से अभी शामिल नहीं हो पाए हैं, देखें वो हो सकता है लास्ट में आए। और एक लंबी कविता देह जो है आपकी पहल 104 में प्रकाशित हुई 2016 में। तो ये आपके बारे में है कि लंबी कविताओं के क्षेत्र में आपने एक उपलब्धि हासिल की है। हंस कथादेश कादम्बिनी पहल वागर्थ साक्षात्कार वसूत्र वसुधा ज्ञानोदय, बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, सबके नाम गिनाने की जरूरत नहीं है, सभी में आपकी कविताएं लगातार प्रकाशित होती रही हैं। 9 साक्षरों के लिए आपने साहित्य निर्माण किया है, कुछ कहानी की किताबें लिखी हैं, 3 किताबों के यहाँ मेरे पास नाम है। और एक कोकास परिवार की चिट्ठियां, ये चिट्ठियों का एक संग्रह है। जो ये भी एक खास बात है कि अब मुझे तो अफसोस होता है कि मुझे पुरानी चिट्ठियां बिल्कुल हासिल नहीं है। मैं जो सोचता हूँ कि कॉलेज लाइफ में कभी पिताजी को लिखी थी या उन्होंने मुझे लिखी थी, एक भी नहीं है, बड़ा अफसोस होता है। और इस चीज पे आपने ध्यान दिया। 2023 में एक मन मशीन किताब आपकी आई, इसकी हम चर्चा करेंगे, काफी चर्चित और बेस्ट सेलर रही है अमेजन के ऊपर। और इस पुस्तक हेतु शरद कोकास को साकीबा लक्ष्मण सीताराम भागवत कथेतर सम्मान 2023 प्राप्त हुआ। आपके परिचय की पंक्ति मैंने सीधे पढ़ ली यहाँ पे, तो बहुत बधाई आदरणीय शरद जी। और 2024 में आपको ठाकुर पूरन सिंह स्मृति सूत्र सम्मान प्राप्त हुआ। और आगामी प्रकाशन जो हैं, जो किताबें आपकी आने वाली हैं, एक पुरातत्ववेत्ता की डायरी, बैतूल से भंडारा एक जन इतिहास, इसके अंश तो मैंने फेसबुक पर बहुत पढ़े हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस इलाके को मैं जानता भी हूँ। कविता संकलन आपका सुख दुख की कविताएं और अनकही, ये 2 कविता संग्रह आपके आने वाले हैं। और कहानी संग्रह भी आपका आने वाला है, जो शायद आपका पहला कहानी संग्रह होगा। बहुत सी गतिविधियां हैं। डॉक्टर श्याम मानव को हम सब जानते हैं, आप कई साल से उनसे जुड़े हुए हैं और समाज में जो अंधविश्वास है उसको मिटाने के लिए सक्रिय काम कर रहे हैं। और आकाशवाणी वगैरह से लगातार आपका कविता पाठ वगैरह हुआ है। बहुत सारी प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी वगैरह लेखक संघ, बहुत सारी इस तरह की संस्थाओं में, छत्तीसगढ़ मराठी साहित्य परिषद, इस तरह की संस्थाओं से आप लगातार जुड़े हुए हैं और सक्रिय हैं। पॉडकास्टर आप हैं, ब्लॉगर आप हैं, और यूट्यूब पर आपके बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं। आप स्टेट बैंक में थे और वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया आपने, और अब स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। तो शरद जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। जरा मैं ये सोच रहा था कि हमारे व्यक्तित्व के जो 2 आयाम है मुख्य रूप से, वैसे तो आप सूक्ष्मता में जाए तो बहुत से हैं, देह और मन जिसको कहते हैं। तो देह स्थूल है और आपने उस पर कविता लिखी, और मन सूक्ष्म है, उस पर आपने गद्य लिखा, तो कैसा ये बताऊंगा मैं। जी, बस वही आप बताइए, मैं वही पूछ रहा हूँ तो आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। और हमारे यहाँ पर मित्र अरविंद जी उपस्थित हैं, आपको भी नमस्कार। मेरी बहन प्रज्ञा भी है, और सबको नमस्कार करते हुए सभी मित्रों को, अमिता, अनीता, भास्कर और सभी मित्रों को अपनी कुछ एक छोटी कविता से शुरुआत कर रहा हूं मैं। जी, स्वागत। यह कविता जो है, इसका शीर्षक है डायन। मैं चूंकि एक अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कार्यकर्ता भी हूं, जो मानव जी ने जिसको स्थापित किया था, और लगातार मैं एक्टिविस्ट के रूप में काम भी करता रहा हूं जी जी। पिछले 30 वर्षों से। तो ये कविता डायन, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ में टोनही कहते हैं, जी, टोनही और ये मराठी में इसको मुंबई में चेटकण कहा जाता, मतलब जो जादू टोना करती है, पर ये कविता है। ये कविता मंगलेश जी और वीरेन डंगवाल जी और विष्णु खरे जी को बहुत पसंद थी। विष्णु खरे जी ने इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया था। तो मैं वो कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ यहाँ पर, कि कैसे कैसे जब कोई बीमारी फैलती है या आपदा आती है, तो किसी भी स्त्री पर जादू टोने का आरोप लगाकर उसको डायन या चुड़ैल घोषित कर दिया जाता है, और उसके साथ जो सलूक किया जाता है, तो ये उसकी व्यथा पर है ये कविता। वे उसे डायन कहते थे, वे उसे डायन कहते थे। गांव में आन पड़ी तमाम विपदाओं के लिए मानो वही जिम्मेदार थी। क्या बात। उनका आरोप था उसकी निगाहें बुरी हैं, उसके देखने से बच्चे बीमार हो जाते हैं, स्त्रियों और पशुओं के गर्भ गिर जाते हैं, बाढ़ के अंदेशे हैं उसकी नजरों में,
और उसके सोचने से अकाल आते हैं। बहुत मार बाढ़ के अंदेशे हैं उसकी नजरों में, उसके सोचने से अकाल आते हैं। उसकी एक कहानी थी। एक रात तीसरे पहर नदी का जल लेने गई थी वह। एक रात तीसरे पहर नदी का जल लेने गई थी वह। ऐसी खबर थी कि उस वक्त उसके तन पर एक भी कपड़ा न था। कानाफूसियों में बढ़ती गई, सरसर फैली यह खबर कानाफूसियों में बढ़ती गई। एक दिन डायरिया से हुई किसी बच्चे की मौत पर वह डायन घोषित कर दी गई। किसी ने कोशिश नहीं की जानने की कि उस रात नदी पर क्यों गई थी वह, कि उस रात नदी पर क्यों गई थी वह। दरअसल अपने नपुंसक पति पर नदी का जल छिड़क कर खुद पर लगा बांझ का कलंक मिटाने के लिए यह तरीका उसने अपनाया था, और रास्ता किसी चालाक मांत्रिक ने सुझाया था। एक पुरुष के पुरुषत्व के लिए दूसरे पुरुष द्वारा बताया गया यह रास्ता एक स्त्री की देह से होकर गुजरता था। क्या बात। उस पर काले जादू का आरोप लगाया गया। उस पर काले जादू का आरोप लगाया गया। उसे निर्वस्त्र कर दिन दहाड़े गलियों बाजारों में घुमाया गया। बच्चों ने जुलूस का समा बांधा, पुरुषों ने वर्जित दृश्य का मजा लिया, औरतों ने शर्म से सर झुका लिए। औरतों ने शर्म से सर झुका लिए। कहीं कोई धरती नहीं फटी, कहीं कोई धरती नहीं फटी, ना आकाश से वस्त्रों की बारिश हुई। एक टिटहरी ने पंख फैलाए और चीखती हुई आकाश में उड़ गई। एक टिटहरी ने पंख फैलाए और चीखती हुई आकाश में उड़ गई। धन्यवाद। ऐसी खबरें अखबारों में बहुत पढ़ी हैं बचपन जी से, हाँ, लेकिन ये बहुत हमेशा खबरें पढ़ते हैं और सुनते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। बहुत दिल दहल उन्हीं जाता खबरों से व्यथित होकर ये कविता मैंने लिखी थी। और चूंकि तो मैं इस दृश्य का गवाह भी रहा हूँ, हम लोग जाते रहे गाँव में, तो जी मैंने जी। खुद देखा है और हम लोगों ने खुद रोका है इस अत्याचार को फील्ड स्तर पर। जी जी। तो ऐसी तो और बहुत सारी और भी कविताएं हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि देह कविता से एक अंश मैं पढ़ना चाहता था, और जी जरूर, स्वागत है। लंबी कविता है। तो देह कविता जो दरअसल इस कविता में ये कविता देह पर है, लेकिन जो हमारे मन मस्तिष्क में जो चलने वाली छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं उसका एक समुच्चय है। मतलब उन छोटी छोटी कविताओं का समुच्चय है ये कविता। और आप देखेंगे इसका हर अंश जो है अपने आप में एक संपूर्ण कविता है। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो मैं बताना चाहता हूं कि हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि प्रोफेसर अरुण कमल ने कहा था एक बार कि दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है वो इस देह पर ही घटित होता है। अगर ये देह ना हो तो कुछ ना हो। और उनकी ये टिप्पणी नामवर जी की पत्रिका आलोचना में के सहस्त्राब्दी विशेषांक में छपी थी। जी। तो उससे ये आइडिया आया था, और ये छोटी कविता थी लेकिन फिर बाद में इसको विस्तार हुआ। तो इसका फिर इस तरह से पूरी एक लंबी कविता के रूप में ये आई। जी। तो इसके कुछ अंश मैं पढ़ना चाहता हूँ। जब भी समय होगा तो आप थोड़ा सा बता दीजिएगा कि हाँ। दिन जैसा दिन नहीं था, न रात जैसी थी रात। दिन जैसा दिन नहीं था, न रात जैसी थी रात। धरती की तरह धरती नहीं थी वह, न आसमान की तरह दिखाई देता था आसमान। ब्रह्मांड में गूंज रही थी कुछ बच्चों के रोने की आवाज। सूर्य की देह से गलकर गिर रही थी आग, और नए ग्रहों की देह जन्म ले रही थी। अपने भाइयों के बीच अकेली बहन थी पृथ्वी, जिसकी उर्वरा कोख में भविष्य के बीज थे। और चांद उसका इकलौता बेटा, जन्म से ही अपना घर अलग बसाने की तैयारी में था। क्या बात। इधर आसमान की आंखों में अपार विस्मय कि सद्य प्रसूता पृथ्वी की देह अपने मूल आकार में वापस आने के प्रयत्न में
निरंतर नदी, पहाड़, चट्टानों और समंदर में तब्दील हो रही है। रसायनों से लबालब भर चुकी है उसकी छाती और मीथेन, नाइट्रोजन, ओजन युक्त हवाओं में सांस ले रही है वो। क्या बात। शिशिर की सर्द काली रातों में हमारी देह में सेहरन पैदा करती शीतल हवाएं कल कहां थी? कल यही मिट्टी नहीं थी, नहीं था यही आकाश। आज नदी में बहता हुआ जल कल नहीं था। उस तरह देह में भी नहीं था वह अपने वर्तमान में। कहीं कुछ तय नहीं था कि उसका कौन सा अंश किस देह में किस रूप में समाएगा। कौन सा अंश रक्त की बूंद बनेगा, कौन सा मांस पृथ्वी की प्रयोगशाला में किस कोशिका के लिए कौन सा रसायन उत्तरदायी होगा, कुछ तय नहीं था। एक पहेली है मनुष्य की यह देह। संत महात्माओं, दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और विचारकों के लिए देह जो सदियों से स्वयं अपना हल ढूंढने की कोशिश में है, जो सजीवों की तरह जन्म लेती है, बढ़ती है अपने आसपास से आहार लेकर, पुनर्उत्पादन की प्रक्रिया से गुजरती निरंतर, हर जिज्ञासु की आंख को आमंत्रित करती अपनी अंधेरी गुफाओं और रहस्यमय घाटियों में, अपनी ओर खींचती है जो अपने अजनबीपन में, और समाप्त होते ही दैहिक आकर्षण जो ऊब पैदा करती है। अर्थ के भीतर छुपे अनेक अर्थों की तरह अनगिनत अर्थ छुपे हैं देह के इस संसार में। यह वही आंखें हैं व्यथा के बयान से भर आने वाली, जो फिर जाती है यज्ञ सार्थ पूरा होते ही जीवन भर जमीन पर जमने की कोशिश करते पांव जमीन पर ही नहीं पड़ते अपने अहंकार में। यही वे हाथ हैं उठ उठ कर दुआ करने वाले, जो अक्सर छूट जाते हैं किसी मजलूम पर। खुद को काट कर देह को जिंदा रखने वाला पेट अपने लिए शर्मनाक समझौते करने पर विवश कर देता है। जरा सी आहट के लिए खुले रहने वाले कान उत्पीड़ितों की चीखों के लिए बंद हो जाते हैं। दुनिया की बेहतरी की चिंता करने वाला दिमाग ऊंचे आसमान पर पहुंच जाता है अपने गुरूर में। अपनी पीठ में हरदम तनी रहने वाली रीढ़ झुक जाती है आतताइयों की दहरी पर, झुक जाती है आतताइयों की दहरी। बहुत खूब। और एक छोटा सा हिस्सा और है। जी जी, स्वागत। इस देह की गाथा दर्ज है नाना रूपों में, घटनाओं में, इतिहास के पन्नों पर, इसलिए कि जो कुछ भी घट चुका है दुनिया में वह इस देह पर ही घटा है। सृजन से विनाश तक अनंत कथाएं उत्कीर्ण हैं इसकी त्वचा पर। पत्थर की किसी आदिम कब्र के नीचे दबी है यह। इसकी पसलियों में भाले के निशान हैं। करोड़ों चीखें अटकी हैं इसके कंठ में, अपने असमय विनाश के विरोध में बाहर आने को उग्र। बेबीलोन के किले से कुरुश का सर पुकारता है, मुक्त करो मुझे रक्त से भरे चमड़े के इस थैले से। चीन की नदी, पीली नदी वांगवो के तट पर खुदी कब्र से एक दास की आवाज आती है। ट्रॉय के जले खंडहरों से बाहर आती है इसकी गंध। आल्प्स पर्वत की ढलानों से ढुलकती है इसकी कराह। पानीपत हो, करबला हो, सिकंदरिया या समरकंद, दुनिया के तमाम युद्ध क्षेत्रों में जब रात होती है, अंधकार की पृष्ठभूमि में दिखाई देता है इसका अक्स, जिसके हाथ, पांव और सर कटे हुए होते हैं। जिस रास्ते से गुजरती है अंतहीन साम्राज्य की भूख, उस रास्ते के पेड़ों पर अटकी हुई है यह देह। अपनी शहादत में राहगीरों की संवेदना समेटती हुई, स्पार्टकस से लेकर भगत सिंह तक विद्रोह की आवाज में झूल रही है फांसी के फंदे पर। हिरोशिमा और नागासाकी के पूजनीय स्मारकों में
पीढ़ियों के विकिरण के अंदेशे से ग्रस्त इसकी ही अकत पीड़ा है। हिटलर के गैस चैम्बरों से निकलकर इसकी घुटन फैल रही है दुनिया में। दुनिया के तमाम उपनिवेशवादी गिद्धों की निगाह से बचती हुई जलियांवाला बाग के सूखे कुएं में मौजूद है यह देह। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत मार्मिक। जाने कितनी तोपों के मुंह पर बंधी रस्सियों में अभी चिपके हैं मांस के कुछ लोथड़े। कितने हाथियों के पांवों में इसका खून लगा है, जिसकी ताजी चमकती सतह पर अन्याय का अक्स दिखाई देता है। वहीं तुर्कमान गेट पर पिचके हुए बर्तनों के बीच धोखा, छल, फरेब और अधूरे वादों के जख्म लिए एक देह पड़ी है बुलडोजर से कुचली हुई। एक देह जहरीली हवाओं में सांस लेती, भागती, हाँफती, दम तोड़ चुकी है यूनियन कार्बाइड के दरवाजे पर। अपनी क्षत विक्षत आंखों में आश्चर्य लिए नरोड़ा पाटिया की नूरानी मस्जिद के सामने पड़ी है यह देह। इसकी बेबसी का सौंदर्य दिखाई देता है कश्मीर की वादियों में। मंदिर की घंटियों और अजानों में इसका आर्तनाद सुनाई देता है। धर्मग्रंथ के फड़फड़ाते पन्नों और उपदेशों में स्वर्ग के आधिपत्य में नर्क सांस ले रहा है। जहां पुलसिरात और कामयाबी से गुजरती देह का छूट चुकी देह पर शासन है, जहां सुनिश्चित है इस लोक और उस लोक में एक अपराध के लिए 2 बार दंडित किया जाना। शासक का स्वर्ग तो यहां भी है और वहां भी, शासित का सिर्फ नरक है यहां भी और वहां भी। जीते जी स्वर्ग यात्रा करने वालों के लिए टिकटें उपलब्ध हैं इस नई सहस्त्राब्दी में। स्वर्ग जाने को इच्छुक देहें कृपा पूर्वक इस आधुनिक यान में बैठ जाएं। कैरेबियन और हवाई द्वीप की ओर हैं इसकी उड़ानें। यह यान लॉस वेगास और बैंकॉक की ओर जाता है। नर्क में जाने को विवश समक्ष उपेक्षित वंचित पापी देहें अपने जख्मी पांव घसीटते हुए इस ओर निकल आ जाएं। यह नालियां धारावी के स्लम, यह नालियां धारावी के स्लम और जमुना पार बसी झोपड़पट्टी की ओर जाती है। क्या बात है। मेरे ख्याल से इतना अंश काफी होगा इस कविता का। और बहुत कितना समय और कविता तो बहुत लंबी है और बहुत सारी इसमें या अलग तो अलग आप तरह की या तो आप 2 मिनट और इसका अंश सुना दीजिए, या कोई छोटी कविता एक सुना दीजिए, जैसा आप ठीक समझे। मैं क्योंकि इसी देखिए इसी का अंश सुना समय देता का हूँ बंधन है, नहीं तो बस चले तो दिन भर सुनते रहे। नहीं, कोई बात नहीं। मैं इसी का एक अंश सुना देता हूँ। स्वागत है सर, स्वागत। हाँ, मतलब 2-3 मिनट लगेगा इसमें। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण अंश है, इसलिए आपको अच्छा भी लगेगा इसमें। सुनिए। देह हूं मैं अपनी परिभाषाओं में निर्बंध। पृथ्वी हूं मैं, आकाश हूं मैं, अंतरिक्ष हूं मैं, सूरज चांद सितारे ग्रह नक्षत्र सब कुछ मैं ही हूं। मीलों लंबे हैं मेरे हाथ, पांवों से नाप सकती हूं मैं तीनों लोग। शक्ति का पुंज हूं मैं ही हूं विधि का विधान, मैं ही हूं सर्वशक्तिमान। आगत अतीत वर्तमान मेरे होने से है यह दुनिया, मेरे जन्म के साथ जन्मी है यह दुनिया। मेरे अस्तित्व में ही है इस दुनिया का अस्तित्व, और इस दुनिया का अंत भी मेरे साथ होगा। अपने पूरे होशो हवास में, समस्त कायनात में करती हूं मैं यह ऐलान, अन अल हक, अन अल हक, अन अल हक। हम ब्रह्मास्त्र। ये मंसूर अल्लाह ने कहा था किसी समय में। भयावह विचारों के निविड़ अंधकार में हर रात सर उठाता है एक डरावना सच। स्वप्न में दिखाई देती है यह देह 4 कांधों पर जाती हुई। मोह के पथ पर दौड़ती हैं अमृत की इच्छाएं, रोक नहीं पाती अपनी ही लाश का महाप्रयाण। देह की अंतिम परिणति देखती हैं अरबों जीवित लाशें, करोड़ों कंठों से उठता है आर्तनाद। असंभव, 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 हमने नहीं सोचा था शरीर का यह हश्र। हम तो मृत्यु के दुर्ग पर अपनी विजय पताका गाड़ आए थे। हम पहुंच चुके थे ज्ञान के चरमोत्कर्ष पर, भय मुक्त हो ब्रह्मांड में बांट रहे थे अर्जित ज्ञान। हमारी चेरी है प्रकृति, हमारा चाकर है विज्ञान। नहीं नहीं नहीं, हमें हरगिज नहीं स्वीकार यह हार।
अपने ही शोर से उपजे सूनेपन में डूबती है आवाज, नींद में फूटती है रुलाई और श्लोकों में बदल जाती है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम शरीर माध्यम। कुमार संभव के रचयिता कालिदास कहाँ हो तुम? कहाँ तुम्हारी देह संबंधों की व्याख्या? कहाँ हो वात्सायन, देह के कोणों में जीवन का सार देखने वाले काम सूत्र के रचयिता? कहाँ हो चार्वाक, कष्ट सहती देह के लिए इसी जहान में समस्त सुखों की कामना करने वाले, अपने अनात्मवाद में देह को आदिम और अंतिम मानने वाले बुद्ध? कहाँ हो तुम? कहाँ हो डार्विन? कहाँ हो फॉक्स? कहाँ हो जेबीएस हॉल्डेन, ओपेरिन, स्टीफन हॉकिंस, सिंथेसिस ऑफ डीएनए की थ्योरी गढ़ने वाले सर हरगोविंद खुराना? तुम कहाँ हो? कहाँ हो? कोई उत्तर नहीं आता, कोई उत्तर नहीं आता देहातीत हो चुकी वाणी से, कोई जवाब नहीं आता दर्शन की गुफाओं से, विज्ञान की अट्टालिकाओं से कोई आवाज नहीं आती। सुनाई देती है स्मशान की निस्तब्धता में जलती हुई लकड़ियों की तिड़-तिड़ करती आवाज। एक गंध पसरती है जलते हुए कपाल की, धुएं में उड़ जाता है एक अनुत्तरित प्रश्न, मिट्टी में दफन हो जाता है एक अनुत्तरित सवाल। मन रब का माँ दीनों का माँ कुंताफी हाजल रजूल, कौन तेरा रब कौन तेरा दीन? जब तलक जिंदा था ए आजमजाद, क्या कहता था तू इस देह के बारे में? जब तलक जिंदा था क्या कहता था तू इस देह के बारे में? धन्यवाद। जबरदस्त, बहुत और आपने परफॉर्म किया कविता को, सुनाना नहीं कहा जाएगा इसको। आदरणीय सुधा मैडम आ गई हैं, सुधा अरोड़ा जी, आपका स्वागत है मैडम। और मैं धन्यवाद करता हूँ शरद कोकाश जी का कि जिस तरह से उन्होंने इस कविता को परफॉर्म किया। एक साइंटिस्ट लोगों की एक हाइपोथेसिस है कुछ समय से जो चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि धरती अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है, एक बहुत बड़ा सांस लेता हुआ जीव। तो धरती की इस देह से शुरू करके आप मनुष्य की देह तक आए, और बुद्ध और चारवाक से लेकर डार्विन और डीएनए तक, ये जो विकास का पूरा दर्शन और जीवन दर्शन आपने प्रस्तुत किया है इस कविता में। कविता बहुत अध्ययन भी मांगती है, और कोई सुन ले तो शायद वो पढ़ना भी चाहेगा इन चीजों को। तो बहुत बधाई आदरणीय शरद कोकाश जी, और डायन कविता भी आपकी बहुत मार्मिक रही। बहुत अच्छी कविता। जी जी, हम बधाई देंगे आपको इस, और वितान आप रखते रहें। कविताएं हैं शरद भैया आपके, इतनी गहरी और इतना बड़ा वितान, कितना बहुत बड़ा। मुश्किल है, आसान नहीं है ये। उस गहराई को आप जो साधते हैं उसके साथ, बहुत मुश्किल है ये, बहुत। जी जी, सुधा मैडम आप थोड़ा कैमरा चालू करें तो हम दर्शन कर लें आपका। जी नमस्ते दी, सुधा दी। ओके, तो अब मैं वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं मशहूर कहूं या लब्ध प्रतिष्ठ कहूं या क्या ख्याति लब्ध कहूं, ये अरविंद त्रिपाठी जी, जो कि आलोचक हैं, गोरखपुर से आप हैं। आपका परिचय यहाँ दूं मैं। 1959 में आपका गोरखपुर में ही जन्म हुआ, और 2 दर्जन किताबें आपकी हैं आलोचना की, प्रमुख जिनमें हैं शताब्दी, मनुष्य और नियति, हमारे समय की कविता, आलोचना की साखी, कवियों की पृथ्वी। आपने 4 ही किताबों के नाम दिए हैं, किताब में बहुत हैं आपकी। विनिबंध श्रीकांत वर्मा पर और देवी शंकर अवस्थी पर। मेरा ख्याल है ये विनिबंध का मतलब ये है कि ये जो हस्तियां हैं, श्रीकांत वर्मा फॉर एग्जाम्पल, इनके ऊपर अलग अलग लोगों ने जो लिखा है, जिनके लोगों के विचार या मंतव्य जो हैं, उनको आपने संपादित किया, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। और संपादित किताबें आपकी है श्रीकांत वर्मा रचनावली 8 खंडों में, श्रीकांत वर्मा संचयन, ये जो है कई महत्वपूर्ण कवियों की इसके अलावा जो है कई महत्वपूर्ण कवियों की प्रतिनिधि कविताओं का आपने संकलन किया है। बहुचर्चित आलोचना का 100 बरस 3 खंडों में ये किताब आपकी। आपको बहुत से पुरस्कार मिले हैं, हिंदी साहित्य अकादमी दिल्ली का कविता पुरस्कार, कृति सम्मान, मध्य प्रदेश शासन का सर्वोच्च आलोचना सम्मान आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार, देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान, उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार का इफ्को हिंदी सेवी सम्मान, भगवत रावत स्मृति सम्मान जैसे अनेक सम्मानों से आप अलंकृत हैं। प्रसार आकाशवाणी में आपने
केंद्र निदेशक के रूप में लंबे समय तक काम किया। उसके बाद प्रोफेसर बने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। आप हिंदी विभाग में जो प्रेमचंद पीठ है उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। तो यह है आपका प्रोफाइल। और कल ही मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि गोरखपुर से आप हैं, जो कि महायोगी गोरखनाथ की भूमि है, और गोरखपुर विश्वविद्यालय में ही आप फिलहाल पढ़ा रहे हैं। और गोरखनाथ जी के बारे में मैं जानता हूं कि संस्कृत में उन्होंने लिखा, लेकिन लोक भाषा में भी उन्होंने काफी लिखा। तो लेकिन हिंदी साहित्य का जो सिलेबस होता है, हम आमतौर पे तुलसी और कबीर पर ही बहुत ज्यादा वाद विवाद देखते हैं। इसके अलावा मीरा, सूर, रसखान, ये सब भी सिलेबस में होते ही हैं। मेरी जिज्ञासा उठी मेरे मन में कि क्या गोरखनाथ जी का भी साहित्य हिंदी सिलेबस का हिस्सा होता है यूनिवर्सिटी में? अरविंद जी। सभी मित्रों को नमस्कार। आपने गोरखपुर में, चूंकि मैं रहता हूँ, तो गोरखनाथ का स्मरण जरूरी है। और आप जानते हैं कि वो हमारी परंपरा में हिंदी के आदि कवियों में शिखर कवि हैं। मुझे लगता है कि गोरखनाथ की कविता के बारे में कम, नई पीढ़ी को तो बिल्कुल नहीं पता है। हमारी मिडिल की पीढ़ी को भी गोरखनाथ की कविता के बारे में नहीं पता है। उनको ज्यादातर में भी कभी देखा है महायोगी के रूप में जी, हम लोग ज्यादा इससे जानते हैं। ज्यादा लोग जानते हैं, लेकिन वो मेरी दृष्टि में अपने समय के बहुत बड़े कवि थे। और 10वीं 11वीं शताब्दी उनका जीवन काल है। और गोरखवाणी उनकी कविताओं का संचयन है। वैसे उन्होंने छोटे बड़े मिला करके करीब 48 काव्य कृतियां हैं गोरखनाथ की। उसको पढ़ने के लिए भी समय चाहिए और जानने के लिए भी। जी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हिंदी में हमारे आदि कवि का मूल्यांकन अभी तक नहीं हुआ। उनका मूल्यांकन बांग्ला के लोगों ने तो किया, अन्य भारतीय भाषाओं के लोगों ने किया, लेकिन हिंदी के लोगों ने कम किया। पीताम्बर दत्त बर्थवाल और को छोड़ करके कोई आधिकारिक विद्वान अभी तक गोरखनाथ जी पर काम नहीं कर पाया। हालांकि रामविलास जी ने उन पर एक लेख लिखा था जी। और वो काफी महत्वपूर्ण है। और मेरा मानना है कि हमारी जो कविता की प्रगतिशील धारा है, जो हमारी परंपरा है, वो गोरखनाथ से शुरू होती है। जी। अगर आप हिंदी कविता की जो प्रगतिशील धारा है उसकी शिनाख्त करना चाहते हैं तो आपको गोरखनाथ के पास जाना होगा। और गोरखनाथ दूसरी को भी मेरी, पीएचडी का विषय बनाना चाहिए मेरा ख्याल है। जी, दूसरी बात ये भी है कि गोरखनाथ अगर ना होते तो कबीर भी ना होते। बिल्कुल। क्योंकि कबीर की कविता का पूरा जो विन्यास फाउंडेशन। है और उनकी जो वाणी है, जी। उसमें जो है गोरखनाथ समाये हुए हैं। नानक के साथ तो भी है। उसको भी देखने की कोशिश कम हुई। हम्म। और मुझे लगता है आप को मैं बताना चाहूँगा कि गोरखनाथ से दो चीज़ें हमारी कविता में आगे बढ़ी। एक तो हमारी परंपरा में जो अ, सादगी का सौंदर्य है। भारतीय कविता के मूल में सादगी का सौंदर्य है। ठाट बाट और मनोरंजन की कविता नहीं है। सादगी के सौंदर्य को सबसे पहले गोरखनाथ ने अपनी कविता में आगे बढ़ाया। और ये चीज आप देखिए, सादगी का सौंदर्य जो है वो कबीर में सबसे ज्यादा है। जी बिल्कुल। दूसरी चीज गोरखनाथ में ये भी है कि गोरखनाथ दो टूक बात करते हैं, जो भी है वो साफ कहते हैं। ये चीज देखिए कबीर में भी ज्यादा है। जी। और उसके बाद मध्यकाल की कविता में उतना असर तो मुझे गोरखनाथ की परंपरा का नहीं दिखता, लेकिन छिटपुट दिखता है। लेकिन आधुनिक काल में आप देखिए कि हमारे समय के
जितने भी प्रगतिशील धारा के कवि हैं, हम्म, नागार्जुन है, त्रिलोचन है, और नई कविता के बाद के कवियों में भगवत जी हैं। इन कवियों में कितना सादगी का सौंदर्य भी दिखाई देता है और दो टूकपन भी है। जो बात है उसको साफ साफ कहते हैं। जी संध्या भाषा से उन्हें परहेज है। तो ये बहुत बड़ा गोरखनाथ जी का महत्व है। सर, एक, हाँ, अगर आप पूरा कर चुके हो तो एक जी छोटा सा प्रश्न, उसके बाद अपना वक्तव्य शुरू जी करें। जी मुझे जिज्ञासा हो रही है कि 11वीं शताब्दी में गोरखनाथ थे, जी 12वीं शताब्दी में विद्यापति थे जिन्होंने मैथिली में लिखा, और उसके बाद जायसी, तुलसी वगैरह ने अवधी जी में, और जी 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 ब्रजभाषा ब्रजभाषा का भी बहुत प्रयोग हुआ। तो गोरखनाथ जो जो भाषा चुनी थी वो जी। कौन सी भाषा थी जो लोक भाषा में उन्होंने लिखा है? देखिए, गोरखनाथ की जो भाषा है वो अगर कबीर को आपने पढ़ा है, सदुक्कड़ी कबीर ने भाषा तो थी। सभी, हाँ नहीं, सभी भारतीय भाषाओं की और जी लोक भाषाओं का सम्मिश्रण है। जी जी। जो अवहट्ट है हाँ हाँ। लोक भाषा, वो सबसे ज्यादा जो है उसका प्रयोग करते हैं गोरखनाथ। और उसका उद्गम स्रोत तो आप जानते ही हैं कि प्राकृत, संस्कृत और जी पाली जी। दोनों से है, हम्म। और कई लोक भाषाओं से है अच्छा गोरखनाथ। अच्छा अच्छा। तो उसका अध्ययन भी जरूरी है। और आसान नहीं है, हाँ। जी जी जी, जी उसका उस पर भी कार्य होना चाहिए। उस पर उस तरह से कार्य नहीं हुआ, लेकिन वो लोक जीवन की भाषा है। और आप देखिए कि हिंदी में जितने भी बड़े कवि हुए वो सभी लोक भाषाओं के कवि हैं। जी। महाकवि जिसको कहते हैं आप, हम्म। अब आधुनिक बिल्कुल। कविता में तो निराला को निकाल दिया जाए तो कोई महाकवि के रूप में नहीं माना हम्म जाता है। तो ये तो हम लोगों को विचार करने की चीज है कि लोक की कितनी बड़ी ताकत है लोक भाषाओं में। हम्म। विद्यापति जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो भी लोक का ही कवि है। गोरखनाथ लोक के ही कवि हैं, जी कबीर लोक बिल्कुल। के ही कवि हैं, जायसी भी लोक के कवि हैं। दुनिया का जो महान कवि है तुलसीदास, वो भी लोक का ही कवि है। ये लोक भाषाओं की जो ताकत है, इसको खड़ी बोली में लिखने वाले लोगों को ये एक विचारणीय मुद्दा है कि हम लोग में अगर लोग के पास जाने के लिए लोक भाषाओं को पकड़ना होगा, उसको अपनी कविता में शामिल करना होगा। ये बिल्कुल। हमारी परंपरा है। जी जी। जी। तो वक्तव्य शुरू करें सर। अब देखिए, वक्तव्य मैं क्या दूं। मैं तो दो बड़े जो कवि हैं हिंदी के, हमारे समय के, इनकी कविताओं को बहुत गौर से सुनने की कोशिश कर रहा था। और शरद जी का जो पाठ है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि पाठ दोनों कवियों का बहुत अच्छा है। आप देखिए कि पाठ की जो परंपरा है, लगता है हमारे जो महत्वपूर्ण कवि हैं उन्होंने मंच को दे दिया है, मंचीय कवियों को, कि पाठ बिल्कुल। तो वही करेंगे, हमारा काम है लिखना। जी लेकिन आप देखिए कि कवि का काम ये भी है कि वो अपनी कविता को परफॉर्म करे। मैं जी। तो रेडियो में काम किया हूँ, हाँ। और शब्द का माध्यम है, जी जी। और शब्द की ही सत्ता जो है वो काव्य की सत्ता है। तो शब्द कैसे वाणी में ढाल करके और श्रोताओं के सम्मुख पेश किया जाए, इसकी एक कला होती है। प्रज्ञा रावत जी में भी वो कला है। और आप देखिए कि देह कविता का जो पाठ किया है वकाश जी ने, वो तो अद्भुत है। वो इतनी मतलब गुरु गंभीर कविता है, और बड़े सवालों से जूझती हुई, जी जी। सभ्यता के प्रश्नों से जूझ मनुष्य है।
ये मुझे बहुत, और हमारे समय के कवियों को आज जो शरद जी ने जिस ढंग से पाठ किया है, और कवित्रों में आप देखिए कि आप कितने सहज ढंग से प्रज्ञा जी ने अपनी कविताओं का पाठ किया है। पढ़ने का जो अंदाज है, कहाँ बलाघात करना है, कहाँ छोड़ देना है, एक नदी की धारा की तरह कवि को अपने पाठ के प्रवाह को सुनना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे सौभाग्य है कि मैंने हिंदी के कुछ बड़े कवियों को पाठ करते हुए, वात्स्यायन जी बहुत अच्छा पाठ करते थे। इसी शहर में मैंने विजय देव नारायण शाही की अलविदा कविता को मैंने सुना। लंबी कविता है, इस तरह शरद जी अपनी लंबी कविता के अंश को सुना रहे थे। अलविदा उनकी बहुत महत्वपूर्ण कविता है। फिर आप देखिए केदारनाथ सिंह बहुत अच्छा पाठ करते थे, बहुत अच्छा पाठ करते थे। भगवत रावत जी तो पाठ के लिए मशहूर है। जी बिल्कुल। कितना अच्छा पाठ करते थे। जी, वो उनका तो जो बेटियों को वाचिक, प्रैक्टिस भी करवाते थे बचपन में। जी जी। तो ये पाठ पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि अच्छी कविता तो जो हमारे कवि हैं, इतनी अच्छी कविताएं हैं, लेकिन उनका पाठ जो है बहुत कम कवि हैं जो अपनी कविता को पेश कर पाते हैं। इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि एक प्रयोग किया था रघुवीर सहाय जी ने। जी। रघुवीर सहाय ने कार्यशालाएं आयोजित की थी। एक दो कार्यशालाओं में मैं शामिल भी हुआ था दिल्ली में। उनकी दोनों बेटियां मंजरी सहाय और हेमा सिंह दोनों काव्य पाठ करती थी। और तमाम बड़ी थिएटर कवि। थिएटर में भी हैं बेटियां उनकी, और जी रघुवीर सहाय जी थिएटर करती हैं, एक बेटी उनकी जी शायद। जी जी, दोनों। लेकिन पाठ, दोनों। कविता का पाठ दोनों करती रही हैं। पाठ पे वो बहुत ध्यान देते थे रघुवीर जी जी सहाय। जी। अब वो नहीं रहे। स्वयं रघुवीर जी ने भी बहुत अच्छे पाठ करता थे। तो मुझे लगता है इस पर गायन जो या है वादन की तरह जो है कविता पाठ को भी प्रदर्शन कला में ऑफिशियली शामिल कर लेना चाहिए। जी जी। जी जी। तो ये मैं इसलिए पहला तो मेरा यही है कि दोनों कवियों का जो पाठ हुआ है, अगर ये काश सामने डायस पर हम लोगों के बीच अ, इतनी दूर से भी जो लोग भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, वो इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि पाठ, ये कविता क्या है। इसको पाठ के द्वारा, कई बार कविताएं पाठ के द्वारा खुलती हैं। जी। कई बार आप किताबों से रूबरू होकर के देखते हैं। तो ये चीजें जो हैं जरूरी हैं। मैं दोनों कवियों पर बहुत थोड़ी थोड़ी बातें करूंगा। भाई, सबसे पहले तो मैं शरद जी को बधाई दूंगा कि मतलब आमतौर पर यह माना जाता है कि अब जो है लंबी कविताओं का समय नहीं है। लंबी कविताएं एक दौर में लगभग सभी 7वें दशक के कवियों ने, सभी सभी कवियों ने लगभग कविताएं लिखी। उसमें चलन था, और इसके आदि स्रोत तो मुक्तबोध है। मुक्तबोध की जो लंबी कविताएं हैं अंधेरे में, तो उससे जो है ये हुआ कि लंबी कविता लिख करके हम काव्य में अपनी पताका फहरा सकते हैं। और लंबी कविताओं में मतलब धोबिल, धोबिल का भी नाम लिया जाता है। उसके बाद बहुत सारे कवि हैं, लेकिन कुछ कविताएं ही हैं जो लंबी कविता की जो हमारे दिमाग में ठहर जाती हैं। जैसे शमशेर की अमन का राग, टूटी हुई बिखरी हुई, निराला की राम की शक्ति पूजा, अंधेरे में, जो मुझे याद आ रहा है एक पाठक के तौर पर। फिर आप धूमिल की पटकथा है। मुझे बहुत
अच्छे कवि नहीं लगते हैं लीलाधर जगुड़ी, लेकिन उनकी एक कविता बहुत अच्छी है, लंबी कविता, जो इमरजेंसी के दौर में उन्होंने लिखी थी। उसके बाद आप देखिए आलोक की जो कविता है सफेद रात, बहुत अच्छी कविता है। जब शरद जी अपनी कविता पढ़ रहे थे तो मुझे, और प्रज्ञा जी भी, जो बच्चों पर जो केंद्रित कविता है उसमें वो जो सुना रहे थे, तो मुझे वो सफेद रात, उस कविता की जो गूंजें हैं और उसकी बहुत बड़ी व्याप्ति है। नरेश मेहता अपने ढंग से, उन्होंने भी लंबी कविताएं लिखी, तो लंबी कविताओं का एक लंबा इतिहास तो नहीं, लेकिन महाकाव्यों का लिखी गई। और मैं यह कहना चाहूंगा कि शरद जी की दोनों लंबी कविताएं, आज जो उन्होंने देह पर जो उनकी बहुत लंबी कविता है, उसके कुछ अंशों का पाठ किया है, वो समकालीन कविता के लिए नहीं, अपने समय की कविता और उसके पहले और बाद की कविता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह की कविताएं कम कवियों ने लिखी है, लगभग नहीं लिखी है। अभी हाल में ही जो है मंडलोई ने एक कविता लिखी है और प्रेम के अनुभवों पर है। तो लेकिन और मुझे कोई कविता याद नहीं आ रही है कि किसी कवि ने लिखी हो और वो बहुत महत्वपूर्ण हो। तो ये जो है शरद जी की, इस लिहाज से ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगी। उसको उस पर तुरंत अभी कोई भी, उसको पूरा पढ़ा जाना चाहिए। और फिर उसके बाद, जैसा कि आपने भी कहा कि एक कविता जो है तुरंत समझ में आने की चीज नहीं है, और कविता है भी कि आप जो कविता तुरंत समझ में आ जाए उसे मैं कोई बड़ी कविता नहीं मानता। बड़ी कविता के लिए बार बार जो आमंत्रित करे कई सिरों से। उन्होंने, मैं सोच रहा था कि कुछ वो कविताएं भी वो पढ़ेंगे जो उनकी छोटी कविताएं हैं। डायन कविता की चर्चा आपने किया है और मैं उसको खास तौर से कहना चाहता हूँ। इस तरह की कविता तो स्त्री विमर्श का इतना लंबा चौड़ा जो है हल्ला है, और लगभग हर कवित्री स्त्री विमर्श को एक तरह से जिम्मेदारी खड्ग हस्त लिए हुए विमर्श कर रही है, लेकिन किसी के पास डायन जैसी कविता तो नहीं है। समाज की सबसे ज्यादा उपेक्षित पद दलित डायन के इतिहास को ये लोक जीवन की पात्र है। मुझे तो जब ये पाठ कर रहे थे तो मुझे सिर्फ निराला की जो कविता है विधवा, वो याद आ रही थी। एक जो नियति हमारे समाज में प्राचीन काल में, मध्यकाल में, प्राचीन काल तो हम नहीं, लेकिन मध्यकाल से और हमारे आधुनिक समाज में भी एक विधवा स्त्री का जो जीवन है, और आप सोचिए पराधीन भारत के दौर में महाकवि निराला ने जो है विधवा कविता लिखी। समाज की सबसे उपेक्षित, वंचित, पीड़ित और जिसका मुंह देखना भी पाप, विधवा। और वही अंदाज, वही जो है सलूक हमारा समाज जो है डायन स्त्री के प्रति करता है। लोक जीवन में ये एक जड़ता है, कुसंस्कार है, और अच्छी खासी स्त्री को हम डायन कह करके उसकी सारी जो कर्मठता है, उसकी जो सारी जो ताकत है, उसकी सारी जो अच्छाइयां हैं, उसको दरकिनार करके उसके ऊपर कुछ ऐसी चीजें ला देते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो वो कविता मुझे बहुत अच्छी लगी है। और
स्त्री के ऐसे पक्षों पर मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा कविताएं लिखी जानी चाहिए। आप देखिए बांझ स्त्री में आज आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। बांझ स्त्री के बारे में भोजपुरी में तो मैंने कविताएं पढ़ी है। मतलब ऐसी स्त्री जो मां नहीं बन पाती है, उसकी क्या व्यथा है, और उसकी घर परिवार से लेकर पति से लेकर के और समाज में एक बांझ स्त्री को हमारे भोजपुरी अंचल में कहा जाता है कि बांझ स्त्री को अगर आप सुबह देख लें नेटवर्क की कुछ माना जाता है अभी भी इतना। लेकिन मुझे याद नहीं है कि हिंदी के किसी भी कवि ने, आधुनिक कवि बात करना चाहता हूँ, किसी कवि ने बांझ स्त्री की व्यथा पर कोई कविता लिखी हो। कहानी मैं कम पढ़ पाता हूँ, लेकिन हो सकता है कहानी इस पर लिखी गई हो। सुधा जी बैठी हुई हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ स्त्री समाज के ऐसे चरित्रों पर कविताएं, अब जैसे एक कविता हरिश्चंद्र पांडे की है, और वो एक स्त्री है जो शव को जलाने का काम करती है। क्या वो कविता है? और स्त्री के साहस और त्याग और एक खास तरह की जो लोक सेवा की चीज है, वो संबुआ नाम से, मुझे इस समय शीर्षक नहीं याद आ रहा है, वो क्या कविता है। उस तरह की कविता, चरित्र प्रधान जो कविताएं हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा लिखी जाने की जरूरत है। बाज जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि एक भोजपुरी में जो जो बाज स्त्री है, वह भोर में रोती है। वो तब रोती है जब सब लोग सो रहे होते हैं, और उसकी जो व्यथा है उसको एक लोकगीत में तो पिरोया गया है। तो जब आप पाठ की बात करते हैं और लोगों तक पहुंचने की बात करते हैं, तो वो तो भाई सबसे पहले वही पहुंचेगा। लोक का जो कवि है वो सबसे पहले जनता के बीच में पहुंचता है। तो ये जो पाठ शरद जी ने किया है, और जो स्त्री के जो गायन कविता पढ़ी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और प्रज्ञा जी तो आप जानते हैं श्रम सौंदर्य की, और स्त्री के विवेक, साहस, संघर्ष की अद्भुत कवित्री है। कम लिखा है, इतना सार्थक लिखा है। जो लोग बहुत ज्यादा लिख करके और सोचते हैं कि हम महाकवि बन जाएंगे, वो सोचना चाहिए कि कम और लिख कर भी आप अपनी ऊंचाई को, अपने ग्राफ को बहुत आगे ले जा सकते हैं। शरद जी में भी ये चीज है, कब से लिख रहे हैं ये, इनके बहुत सारे संग्रह आ जाने चाहिए, लेकिन नहीं, ठहर करके उन्होंने खुद को और दूसरों को भी समझने के लिए अवकाश दिया। तो प्रज्ञा जी की तो एक एक अलग आवाज है। आज जो उन्होंने बीज मंत्र, उनकी बड़ी मशहूर कविता है, और मुझे लगता है कि स्त्री जागरण का यह एक ऐसा मंत्र है कि जिसको बिना पढ़े और गुने हुए आप जो है स्त्री के मुक्त की परिकल्पना नहीं कर सकते। उसके एग्जिस्टेंस की, उसके संघर्ष की बड़ी छोटी कविता है, कितनी बेधक है, और किस तरह वह पहुंचती है, और स्त्री के स्वाभिमान को, उसके दर्प को, और उसकी इच्छाओं को, उसकी जो कामनाओं को, किस तरह से वो बीज सचमुच जो है धरती में बीज मंत्र की तरह ही वह कविता में
आलोकित होते हैं। बहुत अच्छी कविता है। श्रम सौंदर्य की बात, उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और श्रम सौंदर्य को तो मुझे लगता है कि उनके अलावा और किसी कवित्री ने श्रम सौंदर्य को उस ढंग से पकड़ने की कोशिश नहीं की। इस बात के लिए ध्यान देना चाहिए लोगों को कि आप अपनी ही एग्जिस्टेंस के लिए परेशान हैं, लेकिन जो श्रम करती हुई स्त्री है, श्रम के मूल्य को, श्रम के दुनिया में लगी हुई जो स्त्री है, उस पर जितनी बहुत सारी उनकी कविताएं हैं। ये तो वानगी है जो उन्होंने एक सर पर तगाड़ी रखे हुए जो स्त्री जा रही है, उसको जिस ढंग से उन्होंने सुनाया है, वो काबिल तारीफ है। मैं तो उनके बारे में लिख चुका हूँ और वो ऐसी कवित्री हैं जिनको बार बार पढ़ा जाना चाहिए और उनको समझने के लिए भी आपको कविताओं को समझना आसान तो है नहीं, जितना कवि कर्म कठिन है, लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि जो कविता है उसका स्वभाव क्या है। कविता के स्वभाव को अगर आप पकड़ लें तो आप उसको, उसकी तह तक जा सकते हैं, उसके आत्मा में जो छिपा हुआ मर्म है उसको पकड़ सकते हैं। तो ये मेरी जो है कुछ बातें हैं दोनों कवियों पर, और इन दोनों कवियों का जो पाठ हुआ है और उससे जो संदेश जाना चाहिए पाठक समाज में, इसको व्यापक स्तर पर जो है पढ़ाने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि जैन साहब, आपका ये चैनल जो है ऐसे पाठकर्ता कवियों को सामने लाए, वो अपनी कविताओं को प्रभावशाली ढंग से पढ़ते हैं और पाठक समाज तक सीधे जाते हैं। इसकी जरूरत मुझे लगता है कि ज्यादा है। नए कवियों को, अब इधर के नए कवियों में बहुत कम लोग हैं जो पाठ को गंभीरता से लेते हैं। इन दोनों कवियों से नए कवियों को यह बात तो सीखनी चाहिए, पाठ कैसे किया जाए। सही है। और कोई बात आप जानना, अब पूछना चाहे तो मैं आपको आगे बढ़ाऊं, नहीं तो इतना काफी है। ये बहुत सार्थक वक्तव्य रहा आपका, बहुत सारगर्भित रहा और कविता को समझने की एक नई दृष्टि देने वाला आपका वक्तव्य रहा। आदरणीय अरविंद जी, आपका बहुत बहुत आभार। और हमने देखा कि आपका अनुभव जो है, हालांकि आप थ्रू आउट प्रोफेसर नहीं थे, आप आकाशवाणी में रहे, लेकिन जो एक तरह से पूरा जीवन जो प्रोफेसरी में गुजारते हैं, उस तरह की योग्यता आपने विकसित की है एनालाइज करने की और उसको प्रस्तुत करने की। तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपके इस प्लस पॉइंट कहेंगे, सही शब्द हिंदी में कई बार ध्यान में नहीं आता है गुण कहें। एनीवे, सुधा मैडम जरा कैमरा शुरू करेंगी, हम चाहेंगे 2 मिनट आप बोलें। सुधा अरोड़ा मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। अनम्यूट करिएगा मैडम, अनम्यूट करिएगा प्लीज। जी, आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार मैडम। मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं विलंब से जुड़ी, मेरे घर कुछ लोग आ गए थे तो मैं समय पर आ नहीं पाई। पर अपने आप में जिन दो कवियों को रखा है वो दोनों ही मेरे बहुत ही प्रिय कवि हैं। हालांकि मैं कविता में ज्यादा दखल नहीं रखती हूँ, ना ही आलोचना में। पर अगर कहें कि इन दोनों की एक एक कविता ऐसी है जो बस वही काफी है।
किसी कवि को जो उसका स्थान दिलाने के लिए वो एक कविता काफी है। मैंने बहुत नहीं पढ़ा है शरद कोकाश जी को, लेकिन उनकी जो कविता है खेल में थी दो पर्चियां, एक में कहा था कहो और दूसरे में सुनो, वैसी कविता सदियों तक याद रखी जाएगी। और वो इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी से कह जाती है कि मैं हमेशा उस कविता का जिक्र करती हूँ। यही इस तरह की कविता होनी चाहिए जो इतनी सहज और अंत में बिल्कुल चोट करती है मर्म पर। इसी तरह प्रज्ञा की कविताएं मैंने खूब पढ़ी हैं। प्रज्ञा मेरी बहुत अच्छी मित्र भी रही है, अब भी है। और मुझे याद है 20 साल पहले जब मैंने प्रज्ञा को जाना था और उसकी एक कविता एक औरत का बीज मंत्र, खैर एक औरत का तो मैंने जोड़ दिया था, पर बीज मंत्र थी वो कविता जी। वो कविता मैंने कम से कम नहीं तो 100 बार सुनाई होगी। महिला संगठनों के हर कार्यक्रम में वो मैं कविता सुनाती थी और वो मुझे जबानी याद है अभी भी। अब हालांकि याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है, पर इस कविता को मैं नहीं भूली। 8 लाइनों की कविता है और इतनी जबरदस्त चोट करती है। जितना सताओगे उतना उठूंगी, जितना दबाओगे उतना उगूंगी। प्रज्ञा की तरह तो मैं नहीं सुना सकती, लेकिन मैं सुनाती रही हूँ। और मेरी जो अपनी सबसे प्रिय किताब है एक औरत की नोटबुक, वह भी मैंने प्रज्ञा की इस कविता को समर्पित की है। ये कविता मेरे मन के इतने करीब है। तो आप लोगों की और भी कविताएं मैं सुनूंगी जब ये वीडियो रिलीज कर देंगे, तो मैं ये कार्यक्रम पूरा सुनूंगी। बिल्कुल अरविंद जी आज शाम तक हो जाए। जी, अरविंद जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। पर उन्होंने जो एक बात कही कि डायन पर और नहीं लिखा गया, मुझे लगता है कई लोगों ने लिखा है। विजय कुमार जी की भी एक कविता है। मैं अक्सर, मेरी यह कमजोरी है कि मैं अक्सर कवियों को, लेखकों को उनकी किसी एक चीज से पहचानने लग जाती हूँ और वो चीज इतने करीब होती है कि उससे अलग करके मैं रचनाकार को देख नहीं सकती। तो विजय कुमार जी की एक कविता है, जब एक औरत पर देवी आ विराजती है। हाँ, देवी आ जाती है। वो तो मुंबई में भी होता है, गांव में भी होता है जी। डायन से अलग है, देवी आ जाती है। तो जी उस पे है वो। ये कविता विजय कुमार जी को मैं इसी कविता से पहचानती हूँ। जो जब भी उन्होंने, ये बहुत लंबी कविता है और जब भी वो ये कविता सुनाते हैं तो पूरी सुनने में बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी इस कविता का भी जिक्र मैंने अपने आलेख औरत को डायन ठहराने के पीछे इस कविता से ही शुरुआत की थी उस आलेख की। और अरविंद जी की एक और बात पर मैं कहूंगी, जो उन्होंने कहा बांझ औरत की व्यथा। देखिए, हम अपने जो इस तरह के शब्द हैं, हम उन शब्दों की त्रासदी तक पहुंच ही नहीं पाते। करीब 30 साल पहले मैंने एक कहानी लिखी थी, ताराबाई चौल। उसकी पहली लाइन थी, उस बांझ औरत के मर्द को गुजरे आज 14वां दिन था। तो जब मैंने बाद में इस पंक्ति को पढ़ा तो मुझे लगा कि बांझ शब्द मैंने क्यों लिखा। मुझे लोग स्त्रीवादी कहते हैं, मैं अपने को मानती हूँ, मुझे स्त्रीवादी कहलाने में कोई संकोच नहीं, लेकिन बांझ शब्द मैंने क्यों दिया? क्योंकि मैंने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ, एक औरत के अगर बच्चा नहीं है तो वो बांझ है। ये बांझ विशेषण किसने दिया? समाज ने दिया। और ये विशेषण अपने आप में बिल्कुल गलत है। औरत सिर्फ गर्भ धारण करती है, लेकिन उसमें पुरुष का भी योगदान होता है।
तो जो पुरुष बच्चा नहीं पैदा कर सकता उसके लिए तो कोई विशेषण बना ही नहीं। बांझ विशेषण सिर्फ औरत के माथे पे चिपका दिया गया, पुरुष के लिए कोई शब्द नहीं बना। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। परित्यक्ता, अगर कोई स्त्री पुरुष को छोड़ देती है तो उसके लिए कोई शब्द नहीं बना, लेकिन अगर स्त्री छोड़ दी जाती है तो वो परित्यक्ता है। ऐसे हमारे समाज में बहुत सारी इस तरह की रूढ़ियां हैं। तो ये शब्द मुझे अपनी कलम से इस शब्द का इस्तेमाल करना मुझे इतना गलत लगा कि बाद में ये कहानी जहां जहां प्रकाशित हुई वहां से मैंने बांझ शब्द हटा लिया। तो हम अपने को भी सुधारते रहते हैं, जो गलतियां हम करते हैं उनको कभी भी हम ठीक कर सकते हैं। खैर, अरविंद जी ने इतना अच्छा दोनों की कविताओं पे कहा है कि मैं और क्या कहूं। बस इतना ही कहकर मैं आपको, दोनों कवियों को बहुत शुभकामनाएं देती हूं कि वो ऐसा ही लिखते रहें। और शरद जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी आपसे कभी बात नहीं हुई, लेकिन वाकई आपकी ये कविता मैं कई जगह कई बार सुना चुकी हूँ और बहुत अच्छी कविता है। कहो और सुनो। या वो मैंने आज जानबूझकर नहीं सुनाई कि वो सबकी सुनी हुई कविता है, इसलिए अनकही कविता है वो जी। अनकही बहुत अच्छी कविता है। इतने सहज शब्दों में इतनी बड़ी बात वो कह जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप दोनों को। और अरविंद जी, आपका वक्तव्य बहुत अच्छा था, सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद प्रशांत जी, इतने अच्छे कार्यक्रम आप कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका भी कविता पाठ होगा इसमें कुछ दिन के बाद जी। मेरा तो आप कर चुके, एक बार मुझे कवि मत मानिए, मैं कवि नहीं हूँ। नहीं, वो हम जानते हैं, हमने सुना है, आपको कविताएं सुनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय सुधा अरोड़ा मैडम, बहुत अच्छा आपका वक्तव्य रहा और एक तरह से सरप्राइज गिफ्ट भी कहूंगा, क्योंकि ये योजना में शामिल नहीं था। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आदरणीय शरद कोका जी के प्रति, आदरणीय प्रज्ञा रावत जी के प्रति कि उन्होंने बहुत सुंदर कविताएं यहाँ सुनाई और कार्यक्रम को सफल बनाया। और आदरणीय अरविंद त्रिपाठी जी ने भी आज बहुत ही आत्मीय तरीके से अपना वक्तव्य दिया। इसमें कोई प्रोफेशनलिज्म जैसी चीज नहीं थी, बल्कि बतकही जैसी बात थी जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। और निश्चित ही बहुत सारी उन्होंने उपयोगी और सार्थक बिंदु रखे सामने और सोचने को प्रेरित किया। आप तीनों का सबका बहुत बहुत आभार। भास्कर चौधरी जी आज उपस्थित रहे, उनके प्रति भी बहुत आभार हमारा। और प्रज्ञा मैडम, मैं आपको बधाई दूंगा, आपके दोनों बच्चे आज शामिल रहे कार्यक्रम में। मैंने इतने कार्यक्रम किए हैं, मैंने किसी के भी बच्चों को शामिल होते, क्योंकि नई पीढ़ी के होते हैं, उनको भाषा के, हिंदी के, साहित्य के तो संस्कार नहीं होते, वो अंग्रेजी वाले ज्यादातर होते हैं। तो ये एक मुझे रोचक बात लगी, मुझे लगा ये अंडरलाइन करना चाहिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे आज बेटा भी बहुत अच्छी कविताएं है जी। अच्छा, तो अच्छी बात है। और बहुत मीत भी हमारा बेटा है, हमारी बहन का बेटा है। अच्छा, नहीं ठीक है, संस्कार तो एक जैसे ही हैं। और इसके अलावा और भी बहुत से श्रोता और दर्शक शामिल रहे, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इस तरह से हमारा एक कार्यक्रम संपन्न होता है।